हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग? कैरी भाई ऐसे ही बोलते हैं ना, कोई बात नहीं। तो कैसे हो आप लोग, कैसे पढ़ाई चल रही है? और आईबीपीएस क्लार्क का भी अभी नोटिफिकेशन आ गया है, तो आप लोग पढ़ाई में बहुत बिजी होंगे, बहुत ही कंसंट्रेशन देके पढ़ाई कर रहे हो आप लोग, और करना भी चाहिए क्योंकि बैंकिंग के जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स होता है आईबीपीएस क्लार्क, और उसका नोटिफिकेशन अभी आ चुका है। तो ज़रूर आप लोग फील करिए, अगर आप फर्स्ट टाइम भी प्रिपरेशन कर रहे हो, ऐसे अगर सोचे होंगे कि नेक्स्ट ईयर तक हमको पूरा अच्छे से क्लियर करना है, तो अभी अगर प्रिपरेशन स्टार्ट भी कर रहे हो तो भी एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल करो, क्योंकि वहाँ पे रिहर्स करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो फॉर्म फिल करिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होता है तो आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हो मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी हम सोचे कि आप लोग के लिए भी एक वीडियो जो है वो डिटेल नोटिफिकेशन के ऊपर और आईबीपीएस क्लार्क में क्या क्या चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है उसका थोड़ा बहुत मेरा जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। एक वीडियो उसके लिए भी बनाने के बारे में सोचें। तो चलिए, मैं राकेश मंडल, आपके एडुकेटर, आप सभी को एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पाठशाला द न्यू एरा प्लानिंग पे स्वागत करते हैं। और आज का ये जो वीडियो है वो इनइक्वलिटी के सेकेंड क्लास है। इससे पहले इनइक्वलिटी का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी आ चुका है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो प्लीज़ उस वीडियो को पहले कंटिन्यू करो, फिर इनइक्वलिटी का पार्ट 2, मतलब आज जो वीडियो बना रहे हैं इस वीडियो को आप कंटिन्यू करिए। इससे क्या होगा ना कि आज का जो भी पढ़ाई होगी वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो हो सकता है कि कुछ एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको समझ में नहीं आएगा। डायरेक्ट सेकेंड पार्ट में ना जाकर आप पहले इनइक्वलिटी के फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो पहले उसे आप देखिए। उस वीडियो का लिंक भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप जाकर फर्स्ट वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को तो स्टार्ट करेंगे ही, और पहले हम जो प्रीवियस स्टेप पढ़ाए थे उसे पहले पढ़ा देंगे, उसके बाद ही हम थोड़ा बहुत रिवाइज कर देंगे। उसके बाद हम सेकेंड पार्ट आज का जो वीडियो वो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले और भी एक अनाउंसमेंट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे। प्रीवियस वीडियो में भी हम आप लोगों को बताए थे, और वो अनाउंसमेंट ये था कि एक ऑफलाइन रीजनिंग के फाउंडेशन बैच हम वेस्ट बंगाल के बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में खातरा करके टाउन है, वहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बैंकिंग, एसएससी, रेलवे के ऊपर, सिर्फ रीजनिंग के ऊपर, रीजनिंग सब्जेक्ट के ऊपर एक ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी वहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऑफलाइन बैचेस। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो और अगर आप खातरा और उसके सराउंडिंग्स एरिया में रहते हो, तो अगर आप बैच ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो तो देखिए स्क्रीन पर एक नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, 8370949576। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, या तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो फॉर इंक्वायरी पर्पस। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम एक गूगल फॉर्म भी बना के दे देंगे, उस फॉर्म को भी फिल करके आप अपना इंक्वायरी जो है वो ले सकते हो। तो चलिए आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार जो प्रीवियस डे में हम लोग पढ़ाई किए थे उसे रिवाइज कर लेते हैं। अगर फर्स्ट वीडियो को देखने के बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, अगर कोई भी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बार वीडियो को और एक बार देख लो। अगर उसके बाद भी अगर कोई भी कन्फ्यूजन्स रहता है तो आप लोग प्लीज़ मेरे से कम्युनिकेट करो, कम्युनिकेट कर सकते हो, है कि नहीं? उतना भी बड़े आदमी तो है नहीं हम कि आप चाहोगे और मेरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। आप लोगों के पास कम्युनिकेशंस करने के लिए सब कुछ दिया हुआ है ऑलरेडी। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे मेरे से कम्युनिकेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो, सारा चीज़ आप लोगों के पास दिया हुआ है। तो ढूंढने वाले ढूंढ ही लेते हैं, है कि नहीं? तो ढूंढ लीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी चीज़ अगर जाननी है, कोई भी एक्सपर्ट, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप शेयर कर सकते हो मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज का जो सेशन है इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस डे का जो पढ़ाई है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, जल्दी जल्दी में ही, नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो उसको रिवाइज करने के बाद फिर आज का जो सेशन है उसे स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो सब रेडी, पेन पेपर लेके बैठ जाओ। तो एक बार रिवाइज कर लो, जो जो हम प्रीवियस डे पढ़ाए थे उसे हम एक बार डिस्कशन करते हैं। तो पहले क्या बोले थे कि इनइक्वलिटी क्या, जो वेटेज था बहुत अच्छा है, एग्जाम्स के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वेटेज 3 से 4 मार्क्स का होता है और बहुत कम समय में आप उस क्वेश्चन का जवाब भी कर सकते हो, है कि नहीं? आईबीपीएस क्लार्क खास करके प्री एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और मेंस एग्जाम्स में भी देते हैं, ऐसा नहीं है, चांसेस बहुत कम है बट देता है, ऐसा नहीं कि नहीं देते। तो सबसे पहले क्या किए थे, एक स्टोरी से स्टार्ट किए थे इस चैप्टर को, राइट? और दो फैमिली था, दो भाई का दो फैमिली था। बचपन में मम्मी पापा गुजर जाते हैं,
और बड़े भाई छोटे भाई को बड़ा करता है, और बाद में जब बड़े भाई का शादी हो जाता है, बड़ी भाभी जब घर में आ जाती है, तब छोटे भाई को अलग कर देते हो, बीच में एक दीवार खड़ी कर दिया जाता है कि नहीं। और वो दीवार किससे बनाया होता है? अंबुजा सीमेंट से। वेरी गुड, अंबुजा सीमेंट से बनाया होता है। और जिस वॉल का मतलब जिस वो दीवार को आप अंबुजा सीमेंट से बनाए, इसको अंबुजा सीमेंट से बनाने के बीच रीज़न क्या था कि वो दो फैमिली को कभी एक होने नहीं देगा, क्योंकि वो दीवार अंबुजा सीमेंट से बनाया हुआ है, तो वो दीवार कभी टूटेगी नहीं। तो छोटे भाई हो गए अलग। तो छोटे भाई जब अकेले हो जाएंगे, छोटे भाई भी क्या कर लिए? शादी कर लिए, है कि नहीं? शादी उसे करना ही था, तो अभी कर लेंगे तो कब करेंगे? तो कर लिए शादी। अब क्या होगा? छोटे छोटे बात पर दोनों फैमिली में झगड़ा होते रहता है, और झगड़ा जब होता है तब कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है कि नहीं। बट इंडिविजुअल फैमिली में अगर देखा जाए तो दे आर हैप्पी, और उसका भी एक प्रायोरिटी होता है। क्या बोले थे कि बड़े भाई के फैमिली में अगर बात किया जाए तो बड़े भाई का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद बड़े भाभी की, फिर नौकर या नौकरानी की, है कि नहीं। तो वो बाद में आएगा नौकर नौकरानी। उसके बाद भी हम कहानी को आगे बढ़ाए थे कि बड़े भाई के घर में नौकर काम करने लगे, तो जब बड़े भाई के घर में नौकर काम करने लगे तब छोटे भाभी ने ऑब्जेक्शन कर दिए कि नहीं, मुझे भी मेरे घर में भी एक नौकर रख दो, नहीं तो हम भी घर का काम धाम नहीं करेंगे। तो उसने भी क्या किया, फैमिली में नौकर रखे। तो यहाँ पर बड़े भैया, बड़े भाभी और नौकर, ये तीनों का फैमिली है। ये छोटे भाई, छोटे भाभी और नौकर, ये तीनों का फैमिली है। नौकर दोनों घर में काम करते हैं, और यहाँ पर ही कहानी खत्म हो जाती है कि नहीं। यहाँ से जो जो पॉइंट नेक्स्ट स्लाइड में क्या था, पॉइंट्स टू रिमेंबर, मतलब जिस पॉइंट को हम लोगों को यहाँ पर इस कहानी से उठाना था, कितना पॉइंट बताए थे, याद है ना? 4 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या बोले थे कि बीच का ये दीवार, अंबुजा सीमेंट वाला जो दीवार था, वो दीवार दो फैमिली को एक होने नहीं देगा, ग्रेटर देन और लेस देन फैमिली को अलग करके रखेगा वो दीवार, क्योंकि ग्रेटर देन और लेस देन दो डिफरेंट एंटिटी होता है, वो दोनों कभी एक जैसे नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोले थे, प्रायोरिटी, इंडिविजुअल फैमिली, प्रायोरिटी सेम फैमिली की अगर बात किया जाए तो प्रायोरिटी के बेसिस पर होता है। जैसे ग्रेटर देन फैमिली में ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर इक्वल टू का, और लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू का, मतलब अलग अलग फैमिली में प्रायोरिटी 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 एंड 3। क्लियर टू एवरीवन? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? थर्ड पॉइंट क्या बोले थे, नौकर दोनों घर के मेंबर है, बोथ फैमिली मेंबर के रूप में हमें देखना है, क्योंकि नौकर दोनों घर में काम करते हैं, तो दोनों ही फैमिली में वो कंसिडर होंगे, बोथ फैमिली मेंबर इक्वल टू। और 4 फोर्थ पॉइंट क्या बोले थे, याद है ना? डिफरेंट फैमिली मतलब डिस्प्यूट केसेस, झगड़ा होगा। झगड़ा केसेस कब होगा, जब दो फैमिली मेंबर मतलब डिफरेंट फैमिली मेंबर, ई और ई एन टी, डिफरेंट फैमिली मेंबर एक साथ आ जाएंगे, तब क्या होगा, झगड़ा होगा। जब झगड़ा होगा तब क्या बोले थे, नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं होगा। क्लियर? ये स्लाइड में कोई प्रॉब्लम? ये 4 पॉइंट हम लोग को उस कहानी से उठाना था। ठीक, आगे ये जो स्लाइड था इसमें हम लोग क्या डिस्कशन किए थे, सेम क्वेश्चंस, मतलब डिस्कशन ये था कि एक्चुअल में हम लोग क्या करने जा रहे थे। क्वेश्चन में स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिया रहेगा, तो सबसे पहले हम लोग ये जानना होगा कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन का मतलब क्या है। तो स्टेटमेंट का मतलब क्या बोले थे, रिवाइज करो जल्दी जल्दी। स्टेटमेंट का मतलब क्या बोले थे, स्टेटमेंट का मतलब था कि स्टेटमेंट इज ए इन्फॉर्मेशन। स्टेटमेंट एक इन्फॉर्मेशन होती है, उसका टाइप अलग अलग होता है, जो जिस तरीके से बोलेंगे उसका स्टेटमेंट का टाइप वैसा होगा। बट यहाँ पर स्टेटमेंट का मतलब है कि वो एक इन्फॉर्मेशन है जो डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं, जो डिफाइन करते हैं, इट डिफाइंस रिलेशन और रेस्ट्रिक्शंस बिटवीन, कितने ऑब्जेक्ट के बीच, दो या तो दो से अधिक, दो ऑब्जेक्ट के बीच भी हो सकता है और दो से अधिक ऑब्जेक्ट के बीच भी हो सकता है। जैसे हम यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिए वहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में जो एग्जाम्पल है, इसमें 5 ऑब्जेक्ट है, इसमें भी 5 ऑब्जेक्ट है, राइट। तो 5 ऑब्जेक्ट के बीच रिलेशन और रेस्ट्रिक्शंस, रिलेशंस मतलब क्या होगा, दोनों के बीच क्या रिलेशन है, ये हो गया रिलेशंस, क्या है वो हो गया रिलेशन, और क्या नहीं है वो हो गया रेस्ट्रिक्शन। मतलब नेगेटिव रिलेशन को हम लोग कहेंगे रेस्ट्रिक्शन। जैसे यहाँ पर देखो ये पूरा जो स्टेटमेंट है इसमें सिर्फ रिलेशन डिफाइन हुआ है और इसमें रिलेशन भी डिफाइन हुआ है और बीच बीच में रेस्ट्रिक्शन भी डिफाइन हुआ है। तो ये एक ऐसे स्टेटमेंट है जिसमें रेस्ट्रिक्शन भी डिफाइन हुआ है। तो स्टेटमेंट का मतलब, स्टेटमेंट इज एन इंफॉर्मेशन विच डिफाइंस रिलेशन और रेस्ट्रिक्शंस बिटवीन 2 और मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स, बस इतना ही, इससे ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। रिलेशन और रेस्ट्रिक्शन का मतलब भी पता चल गया कि रेस्ट्रिक्शन क्या होता है। क्या बोले थे कि बी नॉट इक्वल टू सी, बी नॉट इक्वल टू सी, बी और सी बराबर नहीं है। बी और सी के बीच में क्या रिलेशन है, बी और सी बराबर नहीं होगा, नहीं होगा, क्या नहीं होगा ना, बराबर नहीं होगा। तो क्या नहीं होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन है।
और यहाँ पर अगर देखा जाए, देखो सी ग्रेटर देन डी, इस स्टेटमेंट पर सी ग्रेटर देन डी, तो सी डी से बड़ा ही होगा। इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, क्या होगा, सी डी से बड़ा ही होगा। तो क्या होगा का इंफॉर्मेशन हो गया रिलेशन, क्या नहीं होगा का रिलेशन हो गया रेस्ट्रिक्शंस। क्लियर टू एवरीवन, कोई प्रॉब्लम? कंक्लूजन का मतलब क्या बोले थे, आउटकम, दैट मीन्स रिजल्ट। कंक्लूजन्स को ही हम लोगों को निकालना होता है। कंक्लूजन में जो रिलेशंस पूछे जाते हैं, जो रेस्ट्रिक्शंस पूछे जाते हैं, वही होता है रिजल्ट। उस रिजल्ट्स के बारे में हम लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये समझ लो कि ये क्वेश्चन है, ये आउटकम है और ये रिजल्ट है। ठीक है, यहाँ पर ए ग्रेटर देन डी देने का मतलब है कि आपसे वो पूछ रहे हैं कि क्या ए डी से बड़ा ही होगा। मुझे जवाब देना है इसका, और जवाब हम लोग कहाँ से देंगे, स्टेटमेंट से देंगे। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट में दिए हुए इंफॉर्मेशन सही होता है, और स्टेटमेंट में दिए हुए इंफॉर्मेशन को ही सही मानना होता है। क्लियर टू एवरीवन? और क्या बताए थे कि इनइक्वलिटी और सिलोगिज्म्स के बीच सिमिलरिटीज है थ्योरी में। क्यों? उसके पीछे रीजन क्या बोले थे कि देखो, दोनों में इनइक्वलिटी में भी स्टेटमेंट और कंक्लूजन्स लिखा हुआ रहता है, और सिलोगिज्म में भी स्टेटमेंट और कंक्लूजन्स लिखा होता है। दोनों का मीनिंग सेम ही है। इनइक्वलिटी में स्टेटमेंट का मतलब भी वही है कि रिलेशन और रेस्ट्रिक्शंस डिफाइन किया जाता है, और सिलोगिज्म्स के स्टेटमेंट के द्वारा भी रिलेशन और रेस्ट्रिक्शन ही डिफाइन होती है। ये भी आप लोगों को बताए थे, याद होगा, है कि नहीं? यहाँ पर जैसे आप लोगों को ऑलरेडी तो पता ही है, यहाँ पर रिलेशन और रेस्ट्रिक्शन दोनों ही डिफाइन हुआ है स्टेटमेंट के द्वारा, और यहाँ पर इसके द्वारा हुआ है रिलेशन और इसके द्वारा हुआ था रेस्ट्रिक्शन। क्यों? वर्बली देख लो, सम इज बी, ए का थोड़ा सा पार्ट बी है। ए का कितना पार्ट बी है, कितना है ना, ए का थोड़ा सा पार्ट कितना है, रिलेशन। सम ए आर नॉट सी, ए का थोड़ा सा पार्ट सी नहीं है। ए का कितना पार्ट नहीं है, कितना नहीं है, थोड़ा सा पार्ट, तो कितना नहीं है दैट मीन्स रेस्ट्रिक्शन, कितना है दैट मीन्स रिलेशंस। क्लियर? तो जब क्वेश्चन देने का तरीका दोनों का सेम हो तो बाकी चीज़ भी सेम ही होगा। जवाब जब वो मांगेंगे तो जवाब तो हम जिस तरीके से इनइक्वलिटी को देंगे, सिलोगिज्म्स का आंसर भी वही होगा। सिर्फ चैप्टर अलग होने के कारण आंसर देने का तरीका अलग होगा। आंसर दोनों का सेम ही है, बट देने का तरीका अलग अलग होगा। इसको अलग तरीके से आंसर करेंगे, इसको अलग तरीके से आंसर करेंगे, बट कंसेप्ट जो होगा दोनों का सेम ही होगा। यहाँ तक ही हुआ था, है कि नहीं? आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट से। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। ठीक है, तो अभी फिर से और एक बार बता रहे हैं कि अभी तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई भी कन्फ्यूजन रहे तो प्लीज़ आप लोग कम्युनिकेट करें मेरे से। ठीक है, समझना होगा, कैसे भी करके आपको समझना होगा, क्योंकि आप इसमें टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। आप वीडियो को देख रहे हो, आप समझने की कोशिश कर रहे हो, तो आप इसमें टाइम इन्वेस्ट करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप इसके ऊपर वक्त दे रहे हो, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो किसी भी तरीके से जिसके लिए आप समय बर्बाद कर रहे हो, समय दे रहे हो, उस चीज़ को आपको कैसे भी करके करना है। अगर आपको कभी भी कहीं जगह पर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो अगर वो अपने से अगर हो जाता है, अगर आप समझ जाते हो तो ठीक है, अगर नहीं होता है, अगर मेरे से पूछना है तो आप पूछ भी सकते हो। कम्युनिकेट बिल्कुल करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है मेरे एंड से। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट से। तो वीडियो के एकदम एंड तक अच्छे से देखो, जो भी हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं उसको अच्छे से समझने की कोशिश करो। देखोगे पूरा चैप्टर धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम बोले थे ना, मुझे मेरे ऊपर पूरा भरोसा, बस आप लोग अपने ऊपर भरोसा रखिए। नहीं तो काम करिए, पढ़ते समय ये सोच कर बैठिए कि सर कुछ पढ़ाए सब समझ में आ रहा है, चाहे आपको समझ में आए चाहे ना आए। देखोगे कि धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। ठीक है, बस यही सोच के बैठो कि सर जो पढ़ा रहे वो समझ में आ रहा है। अगर नहीं भी आ रहा है तो भी यही सोच के बैठो, देखोगे कुछ देर के बाद समझ में आने लगेगा। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज के सेशन जो स्टार्ट करते हैं, वीडियो के एंड तक अच्छे से देखो, एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझने की कोशिश करो। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। कीप सपोर्टिंग। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए
आज का सेशन तब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ये जो टॉपिक है अभी वो है टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। इस स्लाइड में हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं, स्टेटमेंट का मतलब जो बताए थे उसको यहाँ पर एग्जाम्पल लेके हम समझाए, बस और कुछ नहीं। स्टेटमेंट का मतलब क्या बोले थे कि स्टेटमेंट एक इन्फॉर्मेशन होती है जो डिफाइन करते हैं रिलेशन और रेस्ट्रिक्शन को दो या तो दो से अधिक ऑब्जेक्ट के बीच। ठीक, तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर 4 एग्जाम्पल लेकर समझाएं। और ये 4 एग्जाम्पल इसलिए लिए हैं क्योंकि बैंक के एग्जाम्स में आपको यहाँ पर 4 टाइप के स्टेटमेंट ही देखने को मिलता है, आगे अलग कुछ नहीं मिलेगा आपको देखने को। तो यहाँ पर जो हम डिस्कशन करें उस डिस्कशंस को आप अच्छे से एक बार समझ लो। पहला स्टेटमेंट, तो पहले स्टेटमेंट से हम लोग को क्या क्या चीज़ पता चल रहा है, क्या डिफाइन हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या डिफाइन हो रहा है उसको यहाँ पर नोट डाउन किए हैं, और उसके साथ साथ हम लोग और भी कुछ चीज़ें यहाँ पर सीखेंगे। वो ये हैं कि ये अगर एक स्टेटमेंट है तो इस स्टेटमेंट के अंदर ऑब्जेक्ट कितने हैं, कितने ऑब्जेक्ट के बीच रिलेशन है बताओ। 1 2 3 4 5 ABCD टोटल 5 ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट हो गया 5 ऑब्जेक्ट के बीच डिफाइन क्या हुआ है, रिलेशन डिफाइन हुआ। सिर्फ रिलेशन डिफाइन हुआ है, स्टेटमेंट देख लो अच्छे से, सिर्फ स्टेटमेंट से रिलेशन ही डिफाइन हुआ है। क्लियर। और एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम लोगों को चाहिए, यहां पर स्टेटमेंट कितना है, स्टेटमेंट देखो एक ही है। ठीक, एक ही स्टेटमेंट है, एक ही स्टेटमेंट के अंदर 5 ऑब्जेक्ट के बीच रिलेशन को डिफाइन किया गया है। सेकंड में चले जाओ, यहां पर भी स्टेटमेंट कितने हैं, स्टेटमेंट देखो एक ही है, एक ही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट के अंदर ऑब्जेक्ट कितने हैं ना, ऑब्जेक्ट यहां पर ABCD टोटल 5 ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब बात यह है कि इस स्टेटमेंट के द्वारा डिफाइन क्या हुआ है, डिफाइन हुआ है रेस्ट्रिक्शन और रिलेशन। रिलेशन और रेस्ट्रिक्शन दो ही चीज डिफाइन हुआ है, दोनों चीज डिफाइन हुआ है इस स्टेटमेंट से। तो इसलिए देखो हम यहां पर लिखें रिलेशन और रेस्ट्रिक्शन। क्लियर। अब अच्छे से सुनो, एक नया चीज सीखने को मिलेगा। यहां पर देखो थर्ड वाला जो है, यहां पर स्टेटमेंट कितने हैं, एक नहीं है। यहां पर स्टेटमेंट एक नहीं है, यहां पर देखो बीच बीच में कोलन दिया हुआ है, तो जितना कोलन दिया हुआ है उतना स्टेटमेंट है। यहां पर सब अलग अलग स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट के द्वारा सिर्फ A और B के बीच रिलेशन डिफाइन हो रहा है। इस स्टेटमेंट, ये अलग स्टेटमेंट है, ये डिफरेंट स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट के द्वारा C और B के बीच रिलेशन डिफाइन हुआ है, इस स्टेटमेंट के द्वारा C और D के बीच रिलेशन डिफाइन हुआ है। सब अलग अलग स्टेटमेंट है। तो यहां पर स्टेटमेंट कितने हैं, स्टेटमेंट है 3। ऑब्जेक्ट कितने हैं, जितने डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कितने, A B C और D टोटल 4 ऑब्जेक्ट है। डिफाइन क्या हुआ है, रिलेशन। अब क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ो, इसमें देखो, अब यहां पर आप लोग खुद ही जवाब दे दोगे। फोर्थ वाला जो है इसमें स्टेटमेंट कितने हैं, स्टेटमेंट है 2, ऑब्जेक्ट कितने हैं, जितने डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट है यहां पर ABCD है मतलब 5, यहां पर M N 6 7 8 9, C तो ऑलरेडी यहां पर म्यूचुअल है, तो 9 ऑब्जेक्ट है, डिफाइन हुआ है रिलेशन। क्लियर हो गया। बस ये 4 टाइप के स्टेटमेंट ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। मतलब एक ही स्टेटमेंट से भी वो क्वेश्चन दे सकते हैं, या तो मोर देन 1 स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन दे सकते हैं। जैसे यहां पर भी देखो, एक स्टेटमेंट से भी हम क्वेश्चन दे सकते, एक स्टेटमेंट भी दिए, जैसे फर्स्ट वन और सेकंड वन स्टेटमेंट एक है, बट थर्ड वन एंड फोर्थ वन इसमें स्टेटमेंट कितने हैं, मतलब मोर देन 1 स्टेटमेंट। तो समझ में आ रहा है ना कि क्वेश्चन देते समय वो एक स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन दे सकते हैं, या तो मोर देन 1 स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन वो दे सकते हैं। क्लियर। तो टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट बस इतना ही है, जितने टाइप के स्टेटमेंट आपको बैंक के एग्जाम से मिल सकते हैं वो हम आपको बता दिए। अब हम लोग को समझना होगा आंसर, क्या आंसर देंगे, जवाब क्या होगा। पहले तो ये समझो कि जवाब किसका होगा, जवाब यहां पर कौन देगा, हम लोग देंगे, हम लोग जवाब देंगे। मुझे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जवाब हम देंगे।
जवाब हम लोग देंगे। हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम लोगों से पूछा गया क्या ए डी से बड़ा ही होगा, तो जब हम या हम लोग जवाब देने जाएंगे तब हम लोग जवाब क्या देंगे। एक्चुअली जवाब जब देने के लिए जाओगे तब एक सिचुएशन हम लोग के अंदर क्रिएट होता है। एक्चुअल में देखा जाए तो सिचुएशन, भावना, वही आंसर होता है। आपके सिचुएशन ही आपका आंसर है। उसको देखकर आपके मन में जो विचार क्रिएट होता है वही आपका आंसर है। एक क्वेश्चंस को देखकर हम जवाब क्या दे सकते। बचपन में हम लोग सिर्फ दो ही चीज सीखे थे, या तो उसे सही बोलो या तो गलत बोलो। बट अभी थोड़े बड़े हो गए, अभी सोच विचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब एक आंसर नहीं होगा। देखने के बाद हम लोग 3 सिचुएशन में आ सकते हैं। एक देख के ये कह सकते अरे ये जो पूछे हैं ये तो बिल्कुल सही है, अरे ये जो पूछे हैं ये तो बिल्कुल गलत है, ये कभी हो ही नहीं सकता। या तो ये कहेंगे अरे क्या पूछे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ये सही भी नहीं है गलत भी नहीं है। ऐसे भी सिचुएशंस क्रिएट हो सकते हैं। ये एक नया सिचुएशन है जो अभी के समय में हम लोग सीखेंगे। पहले तो सही और गलत आंसर कर देते थे, बट सही और गलत के साथ साथ आप लोग इस सिचुएशन में भी अभी आओगे जब आपके पास डाउट क्रिएट होगा। दैट मीन्स डेफिनेट आंसर आपके पास नहीं होगा। अगर आपके पास डेफिनेट आंसर है तो डेफिनेट आंसर दीजिए, बट अगर डेफिनेट आंसर नहीं है तो आप डाउट में रहेंगे, कंफ्यूजन में रहेंगे। मतलब ऐसे सिचुएशन भी क्रिएट होता है और ये भी एक वैलिड सिचुएशन होता है। तो ये 3 सिचुएशन देखो हम लेफ्ट साइड में लिखे, डेफिनेटली ट्रू मतलब हाँ ये बिल्कुल सही, डेफिनेटली ट्रू बिल्कुल सही है, डेफिनेटली फॉल्स बिल्कुल गलत है, डाउटफुल मतलब कंफ्यूजन मतलब वो बिल्कुल सही है या बिल्कुल गलत है, ये हमें नहीं पता। तब हम लोग इस सिचुएशन पे आएंगे, डाउटफुल सिचुएशन। तो सिचुएशन होगा 3 और हम क्या बोले कि सिचुएशन ही आंसर है। बट हम लोगों से पूछा ये नहीं जाएगा कि हम लोग किस सिचुएशन पे, हम लोगों को पूछा जाएगा ये, हम लोगों से फॉलो पूछा जाएगा, लॉजिकली फॉलो पूछा जाएगा, डज नॉट फॉलो पूछा जाएगा, लॉजिकली डज नॉट फॉलो पूछा जाएगा और डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। 5 टाइप के, ये टोटल 5 टाइप के जो आंसर्स होते वो अवेलेबल होते हैं। वो आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, इसलिए ध्यान से देखना है कि वो आपसे क्या पूछ रहे हैं। वो आपसे पूछ सकते हैं कि 2 कंक्लूजन दिया हुआ है, 2 कंक्लूजन्स में से बताओ कि कौन सा कंक्लूजन डेफिनेटली फॉल्स है, ये सॉरी लॉजिकली डेफिनेटली डज नॉट फॉलो है, कौन सा कंक्लूजन लॉजिकली डज नॉट फॉलो है, कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो हर एक का अलग अलग मीनिंग होता है। जैसे फॉलो और लॉजिकली फॉलो में कोई अंतर नहीं है। अगर आपसे फॉलो पूछे या लॉजिकली फॉलो पूछे, आंसर होगा डेफिनेटली ट्रू वाला। जिस कंक्लूजन का आंसर जो भी कंक्लूजन्स का आंसर डेफिनेटली ट्रू होगा वही होगा फॉलो, क्योंकि ये माना जाता है, ये लॉजिक है कि अगर कोई भी कंक्लूजन फॉलो कर रहा है तो बिना लॉजिक के फॉलो नहीं करते। सो फॉलो और लॉजिकली फॉलो के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। बट डज नॉट फॉलो और लॉजिकली डज नॉट फॉलो, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। डज नॉट फॉलो लॉजिकली डज नॉट फॉलो, बस सिंपल बात समझ लो कि जो फॉलो नहीं कर रहा है वही डज नॉट फॉलो है। फिर से एक बार बता रहे, जो फॉलो नहीं कर रहा वही डज नॉट फॉलो है। जो डज नॉट फॉलो है वो बिना किसी लॉजिक के डज नॉट फॉलो नहीं होता है, वो भी डज नॉट फॉलो लॉजिकली ही होता है। तो डज नॉट फॉलो जो है वो भी लॉजिकली डज नॉट फॉलो ही होता है। बस इतना है कि जो फॉलो नहीं है मतलब डेफिनेटली ट्रू सिचुएशंस आप डज नॉट फॉलो में नहीं ला सकते। बट अगर वो बिल्कुल गलत है तो भी उसे डज नॉट फॉलो कहा जाता है। और अगर वो डाउटफुल है मतलब उसका जवाब अगर आप डेफिनेटली ट्रू नहीं दे पा रहे हो तो उसे आपको डज नॉट फॉलो में कंसिडर करना होगा। और जब आप उसे डज नॉट फॉलो में कंसिडर करोगे तब आप उसका डेफिनेटली फॉल्स को भी कंसिडर करोगे और डाउटफुल सिचुएशन को भी कंसिडर करोगे। देखो डेफिनेटली फॉल्स को लेकर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है डाउटफुल को लेकर कि सर डाउटफुल को डज नॉट फॉलो में क्यों डालेंगे, क्यों। इसके पीछे रीजन है कि डाउटफुल सिचुएशंस का मतलब
क्या ये नहीं है? अगर उसका आंसर अगर डाउटफुल है तो उसका आंसर ये तो कम से कम है ना कि वो डेफिनेट ट्रू तो नहीं है। आप कंफ्यूज हो इसका मतलब क्या है कि वो बिल्कुल सही तो नहीं है, ये तो आप कह सकते हो ना, इतना तो आप कह ही सकते हो। और जिसे आप बस इतना कह सकते हो कि वो बिल्कुल सही नहीं है, वही डाउटफुल है बस। अगर वो बिल्कुल सही नहीं है तो उसे आप डज नॉट फॉलो में कंसिडर कर सकते हो। सो जब डज नॉट फॉलो या लॉजिकली डज नॉट फॉलो अगर आपसे पूछा जाए तो डज नॉट फॉलो, लॉजिकली डज नॉट फॉलो में क्या होगा, डाउटफुल सिचुएशन को भी कंसिडर करेंगे और डज नॉट फॉलो मतलब जो डेफिनेटली फॉल्स है उसे भी कंसिडर करेंगे। मतलब कोई भी कंक्लूजन का आंसर अगर डेफिनेटली फॉल्स है या डाउटफुल है तो दोनों को ही हम लोग डज नॉट फॉलो या तो लॉजिकली डज नॉट फॉलो में कंसिडर करेंगे। क्लियर टू एवरीवन? अब रही बात डेफिनेटली डज नॉट फॉलो की, तो जब आपसे पूछा जाएगा कि कंक्लूजन जो दिया हो उसमें से डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, मेरे बात ध्यान से सुनो, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो ये वर्ड अगर लिखा हुआ है तो डेफिनेटली डज नॉट फॉलो का मतलब डाउटफुल सिचुएशंस को कंसिडर नहीं करनी है, क्योंकि डाउटफुल सिचुएशन डेफिनेटली डज नॉट फॉलो नहीं होता है। डेफिनेटली डज नॉट फॉलो का मतलब है कि जो बिल्कुल गलत है, और डाउटफुल सिचुएशंस का मतलब बिल्कुल सही भी नहीं होता है और बिल्कुल गलत भी नहीं होता है। जिस कंक्लूजन का आंसर डेफिनेटली ट्रू या तो डेफिनेटली फॉल्स नहीं होता है वो होता है डाउटफुल। तो डाउटफुल का मतलब बिल्कुल सही तो वैसे भी नहीं है बट बिल्कुल गलत भी नहीं होता है। क्लियर हुआ? तो जब आपसे डेफिनेटली डज नॉट फॉलो का आंसर वो पूछेंगे तब डाउटफुल सिचुएशन विल नॉट बी कंसिडर्ड, डाउटफुल सिचुएशंस को आप कंसिडर्ड नहीं करेंगे। जो जिस कंक्लूजन का आंसर बिल्कुल गलत होगा वही होगा मेरा आंसर। क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तो कोई कंफ्यूजन? सो डेफिनेटली ट्रू अगर पूछे तो फॉलो और लॉजिकली फॉलो में आंसर करेंगे। डेफिनेटली फॉल्स पूछें तो उसे डज नॉट फॉलो में भी कंसिडर कर सकते हैं, लॉजिकली डज नॉट फॉलो में भी कंसिडर कर सकते हैं और डेफिनेटली डज नॉट फॉलो में भी कंसिडर कर सकते हैं। बट डाउटफुल सिचुएशंस को आप डज नॉट फॉलो में कंसिडर कर सकते हैं, लॉजिकली डज नॉट फॉलो में कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि उसे डज नॉट फॉलो माना जाता है बट डेफिनेटली डज नॉट फॉलो नहीं माना जाता है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं है। अभी हम लोग सीखेंगे कि यहाँ पर जो 3 सिचुएशन दिया हुआ है, डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली फॉल्स और डाउटफुल, ये हम लोग कब करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक, ये चीज़ें हम लोग का भी सीखनी है। डेफिनेटली ट्रू कब है, डेफिनेटली फॉल्स कब बोलेंगे कंक्लूजन को, डाउटफुल कब बोलेंगे, ये चीज़ हम लोग को सीखनी है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है उस एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझने की कोशिश करो, क्योंकि आपका अगर रूट अगर अच्छा हो जाएगा ना तो आगे जाकर कुछ नहीं होगा, सब समझ में आ जाएगा। पहले आपका जो बेस है उसे आप बढ़िया से क्लियर करिए। तो इसलिए जो भी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं उस एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझने की कोशिश करो। हम बहुत ब्रीफ मतलब बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली ट्रू कब करेंगे, एक सिंपल भाषा समझो कि यहाँ पर हम लोग आंसर किसका निकालते हैं, कंक्लूजन में जो दिया हुआ रहता है उसका ही आंसर निकालना, क्योंकि कंक्लूजन ही क्वेश्चंस होता है। ठीक है, कंक्लूजन ही क्वेश्चंस होता है। मान लो कंक्लूजन्स में लिखा हुआ है कि ए ग्रेटर देन डी, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ये हमसे पूछा जा रहा है ए ग्रेटर देन डी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हमसे क्या पूछा जा रहा है, ए डी से बड़ा ही होगा, इस तरीके से बोला जा रहा है। किस तरीके से बोला जा रहा है उसको ध्यान दीजिए, क्योंकि बोलने के ऊपर सब कुछ है। सीधा बात समझ लीजिए कि जो आपसे पूछा जाएगा उसका जवाब आपको सही से ही देना है, इसलिए क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है उसको आप पहले ध्यान दीजिए। देखिए रेस्टोरेंट में जब आप जाते हो, एक एग्जांपल, जब रेस्टोरेंट पे आप जाते हो आप ऑर्डर करते हो, आप ऑर्डर कर दिए कि मटन बिरयानी ऑर्डर कर दिए। अब अगर आप मटन बिरयानी ऑर्डर करेंगे और अगर रेस्टोरेंट वाले अगर आपको पनीर का आइटम दे देंगे
तो आप मान लेंगे? नहीं मानेंगे ना। मतलब जो आपको चाहिए, जो आप ऑर्डर किए हो वही आपको चाहिए। यहाँ पर भी वही चीज़ आपको करना है, जो आपको ऑर्डर किया जाएगा उसी चीज़ को ही आपको सर्व करनी है। मटन बिरयानी ऑर्डर करके पनीर का आइटम दे देंगे तो नहीं चलेगा। यहाँ पर भी ऐसे सिचुएशंस को सही तरीके से आपको निकालना सिचुएशन ही है, उसके बाद आप ऑप्शंस के साथ उसको जज कर लीजिए। अगर वो डेफिनेटली ट्रू है तो ऑप्शन होगा फॉलो या लॉजिकली फॉलो पूछिए। अगर आपका आंसर है डेफिनेटली फॉल्स तो वो डज नॉट फॉलो, लॉजिकली डज नॉट फॉलो, या तो डेफिनेटली डज नॉट फॉलो में आएगा। अगर आपका आंसर डाउटफुल आ रहा है तो वो डज नॉट फॉलो और लॉजिकली डज नॉट फॉलो के अंदर आएगी। बट निकालेंगे किसका? कंक्लूजन का निकालेंगे, कंक्लूजन का, क्योंकि कंक्लूजन ही क्वेश्चन होता है। यहां पर ए ग्रेटर देन डी लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वो आपसे पूछ रहे हैं कि ए डी से बड़ा ही होगा और उसका जवाब देना है आपको। आप जवाब कहां से दोगे? आप जवाब दोगे स्टेटमेंट से। आप जवाब दोगे स्टेटमेंट में दिए हुए इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस करके। अब यहां पर एक छोटा सा चीज समझाना चाहेंगे। देखो दोनों में अंतर क्या होता है। मान लो कंक्लूजन में लिखा हुआ ए ग्रेटर देन डी और स्टेटमेंट पर लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन डी, दोनों में अंतर क्या होता है? देखो एक ही चीज दो जगह पर लिखा हुआ है। ए ग्रेटर देन डी कंक्लूजन पर भी लिखा हुआ है और ए ग्रेटर देन स्टेटमेंट पर भी लिखा हुआ है, बट दोनों में अंतर क्या होता है जानते हो? अंतर ये होता है कि अगर ए ग्रेटर देन डी स्टेटमेंट पर लिखा हुआ है, इसका मतलब वो आपको बता रहे कि ए डी से बड़ा ही होगा, ये आपको मानना है। ए ग्रेटर देन डी, ए डी से बड़ा ही होगा, ये आपको मानना है। और वही चीज अगर कंक्लूजन पे लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन डी, दैट मीन्स वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ए डी से बड़ा ही होगा। मतलब स्टेटमेंट पर लिखा हुआ है, इसका मतलब ए डी से बड़ा ही होगा, ये आपको मानना है। और अगर कंक्लूजन पर लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन डी, दैट मीन्स क्या ए डी से बड़ा ही होगा। मतलब एक क्वेश्चंस के तौर पे बोल रहे हैं और एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। समझ में आया दोनों का डिफरेंस? तो आपको बस इसी चीज को रिलेट करनी है। कंक्लूजन पे अगर ए ग्रेटर देन डी लिखा हुआ है तो आपसे वो पूछ रहे, उसका जवाब आप देंगे स्टेटमेंट पर। और अगर स्टेटमेंट पर, मतलब कंक्लूजन में जो चीज पूछ रहा है, अगर स्टेटमेंट पर भी वही चीज बोला जा रहा है तो इसका मतलब कंक्लूजन पर जो लिखा हुआ है उसका जवाब हम बोलेंगे कि हाँ ये बिल्कुल सही है, क्योंकि स्टेटमेंट पर भी इंफॉर्मेशंस ए और डी के बीच इंफॉर्मेशंस वही दिया हुआ है जो कंक्लूजन में लिखा है। मतलब अगर आपसे पूछे कि क्या ए डी से बड़ा ही होगा, आपका जवाब होगा कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट पर भी ए और डी के बीच भी वही रिलेशन दिया हुआ है। अब समझ में आ गया ना कि कंक्लूजन में जो दिया हुआ है रिलेशन, सेम रिलेशन अगर स्टेटमेंट पर भी डिफाइंड होता है तभी हम कह सकते कि ये बिल्कुल सही है। उस सिचुएशन को कहा जाता है डेफिनेटली ट्रू। मतलब कंक्लूजन में दिया हुआ रिलेशन या तो रेस्ट्रिक्शंस अगर स्टेटमेंट पर भी डिफाइन हुआ है वो भी सेम, तब हम उसे कहेंगे कि कंक्लूजन में जो लिखा वो बिल्कुल सही है। अगर उल्टा है, मतलब कंक्लूजन में जो पूछा जा रहा है और स्टेटमेंट पे जो दिया हुआ है, दोनों इंफॉर्मेशन अगर कंट्राडिक्ट करते हैं, अगर ऑपोजिट होता है, दैट मीन्स तब हम क्या कहेंगे कि नहीं, कंक्लूजन में जो लिखा हुआ ये बिल्कुल गलत है। सो डेफिनेटली ट्रू और डेफिनेटली फॉल्स सिचुएशन बहुत इजी है समझने में। मतलब कंक्लूजन में जो लिखा होगा स्टेटमेंट पर वही है तो वो बिल्कुल सही है, अगर नहीं है तो बिल्कुल गलत है। बट प्रॉब्लम हम लोग का होता है डाउटफुल। बस डाउटफुल का मतलब अभी इतना समझ के रखो कि कंक्लूजन में जो लिखा हुआ है, कंक्लूजन में जिस रिलेशंस या तो जिस रेस्ट्रिक्शंस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, स्टेटमेंट से अगर कोई कंप्लीट इंफॉर्मेशन अगर मेरे पास नहीं है, अगर हम डेफिनेटली ट्रू या तो डेफिनेटली फॉल्स नहीं बोल पा रहे हैं, तभी मेरा आंसर होगा कि मुझे नहीं पता। हम इसका जवाब ऐसे नहीं दे सकते कि हाँ ये सही है या तो नहीं ये गलत है, इस तरीके से नहीं दे सकते। तब मेरा आंसर होगा
doubtful. But doubtful situations will be considered as does not follow. क्योंकि वो फॉलो नहीं होता इसलिए उसे डज नॉट फॉलो या तो लॉजिकली डज नॉट फॉलो में कंसिडर किया जाता है। आपको आंसर ये तीनों निकालना है। अगर आपका आंसर आया डेफिनेटली ट्रू, तो कैसे आएगा वो तो आपको पता चल गया। मतलब कब हम डेफिनेटली ट्रू आंसर करेंगे वो तो हमें पता चल गया। अब सुनिए, अगर आपका आंसर डेफिनेटली ट्रू आ रहा है, दैट मीन्स ये जो कंक्लूजन है ये फॉलो हो रहा है या तो लॉजिकली फॉलो, तब हम इसे फॉलो या तो लॉजिकली फॉलो में कंसिडर करेंगे। अगर ये बिल्कुल गलत आ रहा है, डेफिनेटली फॉल्स आ रहा है, तब हम इसे डज नॉट फॉलो में कंसिडर करेंगे। ठीक, इसे लॉजिकली डज नॉट फॉलो में कंसिडर करेंगे, लॉजिकली डज नॉट फॉलो में कंसिडर करेंगे, या तो इसे डेफिनेटली डज नॉट फॉलो में भी कंसिडर कर सकते हैं। मतलब करेंगे, बिल्कुल करेंगे। डेफिनेट डज नॉट फॉलो, लॉजिकली डज नॉट फॉलो या तो डज नॉट फॉलो। बट अगर डाउटफुल है तो हम लोग इसे डज नॉट फॉलो में कंसिडर करेंगे या तो लॉजिकली डज नॉट फॉलो में कंसिडर करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पर? जल्दी जल्दी एक बार रिवाइज कर लें। क्या बोले, किस तरीके से निकालेंगे कि कंक्लूजन में जो लिखा हुआ है, अगर स्टेटमेंट पर भी इंफॉर्मेशन सेम है तो हम लोग बोलेंगे कि कंक्लूजन पे जो लिखा वो बिल्कुल सही है। कंक्लूजन पर जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आप आंसर कंक्लूजन का दे रहे हो। आंसर आप कंक्लूजन का दे रहे हो कहाँ से दे रहे हो ना, स्टेटमेंट से। बट आंसर किसका दे रहे हो, कंक्लूजन को। तो कंक्लूजन डेफिनेटली ट्रू होगा। कंक्लूजन डेफिनेटली ट्रू होगा कब? जब स्टेटमेंट में दिया हुआ इंफॉर्मेशन और कंक्लूजन में पूछा गया इंफॉर्मेशन सेम होगा तब। कंक्लूजन में पूछा गया इंफॉर्मेशन और स्टेटमेंट पे दिया गया इंफॉर्मेशन अगर अपोजिट होता है, कंट्राडिक्ट करते हैं, तो आंसर होगा बिल्कुल गलत। ये दोनों सिचुएशन में हम लोग के पास आंसर डेफिनेट होता है। दैट्स वाई आंसर हम लोग कहते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही है, नहीं ये बिल्कुल गलत है, इस तरीके से बोल सकते हैं। क्लियर टू एवरीवन? बट अगर कंक्लूजन में पूछा गया इंफॉर्मेशन और स्टेटमेंट पर दिया गया इंफॉर्मेशन में से अगर कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होती है, अगर मेरे पास डेफिनेट ट्रू या तो डेफिनेटली फॉल्स का आंसर मेरे पास नहीं होता है, तब हम आंसर करेंगे डाउटफुल। क्लियर टू एवरीवन? आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आपका आंसर डेफिनेटली ट्रू आया तो उसे आप कंसिडर करेंगे फॉलो या तो लॉजिकली फॉलो में। अगर आपका आंसर आया डेफिनेटली फॉल्स तो आप उसे डज नॉट फॉलो में कंसिडर करेंगे, लॉजिकली डज नॉट फॉलो में भी कंसिडर करेंगे। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए लॉजिकली डज नॉट फॉलो तो भी कंसिडर करेंगे, डज नॉट फॉलो पूछा जाए तो भी कंसिडर करेंगे, और डेफिनेटली डज नॉट फॉलो पूछा जाए तो भी कंसिडर करेंगे। क्लियर टू एवरीवन? बट अगर डाउटफुल बोला जाए तो डाउटफुल सिचुएशन को सिर्फ हम लोग डज नॉट फॉलो या तो लॉजिकल डज नॉट फॉलो में कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर टू एवरीवन? पूरा चीज क्लियर हुआ? आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अभी हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट स्लाइड जो इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, उसमें हम लोग आंसर कैसे किया जाता है। रूल्स, कुछ रूल्स तो है नहीं, बहुत ईजी है। बट हम लोग चले जाएंगे अभी क्वेश्चंस बनाने के लिए। क्वेश्चंस बन जाएगा। 2 रूल है, एक हो गया सेम फैमिली वाला रूल, एक हो गया डिफरेंट फैमिली वाला, बस 2 ही रूल है। बहुत ईजी है। तो चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट जो है वो है रूल की तरफ, मतलब क्वेश्चंस अभी बनाने लगेंगे हम लोग। बहुत कुछ सीख गए, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? चलिए बिना देरी के आगे बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो चलिए ये जो स्लाइड है इसमें हम लोग अभी क्वेश्चंस बनाना सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अभी क्वेश्चंस हम लोग को बनाना है, क्या आंसर आ रहे हैं, क्या किस सिचुएशन पे है वो चीज़ सीखना है, उसके बेसिस पर ऑप्शंस क्या होगा वो चीज़ सीखना है, और रूल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड। देखो क्या लिखा हुआ है, ऊपर में लिखा हुआ है सेम फैमिली। तो चलिए स्टार्ट करें। ये जो स्लाइड है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसमें हम लोग कुछ रूल सीखेंगे, क्या सिचुएशन होगा, उसके बेसिस पर ऑप्शंस क्या होगी, सारा चीज़। तो रूल क्या है? रूल देखो ऊपर में लिखा हुआ है, ऊपर में लिखा हुआ है सेम फैमिली, ब्रैकेट में देखो लिखे नॉर्मल केसेस। एक्चुअली सेम फैमिली को हम नॉर्मल केसेस डील करते हैं और डिफरेंट फैमिली को हम डिस्प्यूट केसेस के तौर पे डील करते हैं। ठीक, उसके नीचे देखो रूल जो है वो लिखा हुआ है। रूल क्या है? ग्रेटर प्रायोरिटी साइन विल बी योर आंसर। समझा देते पहले रूल क्या है, सेम फैमिली क्या होता है और उसके बेसिस पर ग्रेटर प्रायोरिटी साइन। इसका मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे कि दोनों उसमें से जो ग्रेटर प्रायोरिटी साइन होगा, मतलब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला जो साइन है
प्रायोरिटी हम आप लोगों को बताए थे, और ये जो प्रायोरिटी वाला बात बताए थे कहानी में एक बार दिमाग में ला के देखो, क्या बताए थे कि अगर इंडिविजुअल फैमिली की बात करें तो प्रायोरिटी बेसिस पर ही घर चलता है, और प्रायोरिटी किसका ज़्यादा होता है? अगर बड़े भैया की फैमिली की बात करें तो फर्स्ट प्रायोरिटी बड़े भैया का, फिर बड़े भाभी की, फिर नौकर की। छोटे भैया के फैमिली की अगर बात करें तो छोटे भैया का, फिर छोटे भाभी, फिर नौकर। तो ये चीज़ कब होगा? जब सेम फैमिली का बात करेंगे, ठीक है। डिफरेंट फैमिली के रूल्स अलग है, वो उसका हम लोग बाद में एक्सप्लेन करेंगे। बट सेम फैमिली का मतलब ये है, पहले कन्फ्यूजन्स आप लोगों का दूर करने के लिए, क्योंकि सेम फैमिली देखते ही आप लोग के मन में आता है कि अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि स्टेटमेंट पर सारे के सारे साइन जो हैं वो सेम फैमिली के होना चाहिए। पहले बता दे कि ये गलत सोच है, यहाँ पर ये जो कंसेप्ट है ये आप गलत ले रहे हो। इसीलिए देखो हम स्टेटमेंट में एक डिफरेंट फैमिली मेंबर को भी यहाँ पर हम इंक्लूड किए हैं, एक डिफरेंट फैमिली मेंबर इंक्लूड किए। यहाँ पर देखो ये हो गया ग्रेटर देन फैमिली मेंबर, ये हो गया लेस देन फैमिली, तो ये दोनों अलग अलग फैमिली मेंबर है। मतलब ये सेम फैमिली वाला जो बात है, इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेटमेंट पर सबके सब साइन जो है वो एक फैमिली का होना चाहिए, नहीं, वो बात नहीं। तो बात है क्या? बात यह है कि हम लोग को देखना होता है सबसे पहले कंक्लूजन। जैसे देखो यहाँ पर फर्स्ट कंक्लूजन जो है पूछा गया है कि ए ग्रेटर देन डी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपसे पूछ रहे हैं कि ए क्या डी से बड़ा ही होगा। हम क्या बोल रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिए। वो आपसे पूछ रहे हैं कि ए डी से बड़ा ही होगा, हमें इसका जवाब देना है। तो जब हम इसका जवाब देने जाएंगे तब हम ए और डी के बीच रिलेशन चेक करेंगे, ठीक। ए और डी के बीच हम रिलेशन चेक करेंगे, क्लियर। तो यहां पर ए और डी के बीच जब रिलेशन चेक करने जाएंगे तब हम उन दोनों के बीच साइन देखेंगे। जिनके बीच आप रिलेशन देखने जा रहे हो उनके बीच, उन दोनों के बीच अगर सबके सब साइन सेम फैमिली का होता है तब आपको ये रूल फॉलो करनी है। अब समझ में आया सेम फैमिली का मतलब क्या बोले? सेम फैमिली का मतलब पूरे स्टेटमेंट के अंदर सेम फैमिली नहीं, जिन दोनों के बीच आप रिलेशन फाइंड करने के लिए जा रहे हो उन दोनों के बीच सबके सब साइन अगर एक ही फैमिली के होते हैं। जैसे देखिए ए और डी के बीच यहां पर अगर हम रिलेशन निकालने के लिए जाएंगे तो पहले ए और डी के बीच जितने भी साइन हैं सारे साइन को हम चेक करेंगे। यहां पर क्या क्या है साइन है, पहले देखो ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन। ये तीन जो साइन है, ये तीन साइन क्या है? एक ही फैमिली के मेंबर हैं। बड़े भाभी, बड़े भाभी और बड़े भैया एक ही फैमिली के मेंबर है। तो यहां पर अब ये सेम फैमिली वाला बात हुआ कि यहां पर जो है वो सेम फैमिली के हैं। अब सेम फैमिली के हैं तो क्या करना है ना, ग्रेटर प्रायोरिटी सिंबल विल बी योर आंसर। ये अगर यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन अगर है तो यहां पर जो साइन है उस साइन में से ग्रेटर प्रायोरिटी में कौन है? ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन के बीच प्रायोरिटी किसका ज्यादा है? ग्रेटर देन का। अगर ग्रेटर देन का ज्यादा है देन ए ग्रेटर देन डी, ये होगा आपका आंसर अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। अब क्लियर हुआ कि सेम फैमिली का मतलब क्या बोले और ग्रेटर प्रायोरिटी का मतलब क्या बोले। ए और डी के बीच अब रिलेशन फाइंड करने के लिए गए, सबके सब साइन एक ही फैमिली का मेंबर है और एक ही फैमिली का मेंबर है, तो जिसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा वही होगा आपका आंसर। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट आपका आंसर होगा ए ग्रेटर देन डी। ये आपको स्टेटमेंट दे रहा है आंसर ये, और आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा भी वही गया है। तो अब आपका आंसर क्या होगा? आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ए डी से बड़ा ही होगा? आपका आंसर होगा कि हाँ, कंक्लूजन में जो दिया हुआ है ये सही है, ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट में भी इंफॉर्मेशन वही दिया हुआ है।
तो कंक्लूजन में पूछा गया रिलेशन और स्टेटमेंट पे दिया गया रिलेशन दोनों क्या है, सेम है। तो इसका मतलब A ग्रेटर देन D का आंसर होगा डेफिनेटली ट्रू। देखो हम आंसर किस तरीके से कर रहे हैं, यहां पर हम आंसर क्या किए, डेफिनेटली ट्रू मतलब सिचुएशन, बट सिचुएशंस को तो आंसर पे नहीं लेना है। अब देखो अगर वो डेफिनेटली ट्रू है तो इसका मतलब ये है कि ये जो कंक्लूजन है ये कंक्लूजन्स फॉलो कर रहा है, ये कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो भी कर रहा है। तो इसका आंसर आप फॉलो में कंसिडर करेंगे और लॉजिकली फॉलो भी पूछा जाएगा तो भी आप कंक्लूजन 1 को कंसिडर करेंगे। क्लियर टू एवरीवन, यहां तक कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े सेकंड में देखिए क्या पूछा गया, ए लेस देन डी। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ए डी से छोटा ही होगा। आप क्या आंसर दोगे, आपको तो आंसर मिल गया है कि अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट आपको आंसर मिल गया है कि ए डी से बड़ा ही होगा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्या डी ए से बड़ा होगा या ए डी से छोटा ही होगा, आप क्या बोलोगे कि नहीं, ये कभी हो ही नहीं सकता। ए डी से, देखिए इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन बचपन में भी था मुझे। हम इस तरीके से याद करते थे कि जिस तरफ ये मतलब मुंह वाला सेक्शन होता है वो बड़ा होता है। अगर ये ग्रेटर देन साइन, जो ये ग्रेटर देन लेस देन, पहले बचपन में नहीं समझते थे, हम इस तरीके से समझते थे कि अगर इस तरीके से लिखा हुआ तो इसका मतलब यहाँ पर ये मुंह जो है वो ए के तरफ है, इसका मतलब ए बड़ा है बी से। ठीक, अभी बड़े हो गए, अभी समझ में आ जाता है। और भी एक समझने वाली बात है कि ये जो होता है ना कि ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये क्या है, कंपैरिजन करते हैं। और कंपैरिजन कभी भी एक ऑब्जेक्ट के बीच नहीं होता है। अगर आपको कंपेयर करना है तो दो या तो दो से अधिक ऑब्जेक्ट के बीच आपको कंपेयर करना है। तो कंपेयर करते वक्त रिलेशंस को इंक्लूड किया जाता है और ये सारे रिलेशंस होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, है कि नहीं। बट ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू ये होता है तीन इंडिविजुअल रिलेशंस, मतलब सिंगल रिलेशंस। दो ऑब्जेक्ट के बीच अगर कोई एक साइन है तो वो होता है डेफिनेट, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट के बीच किसी एक रिलेशंस को अगर बीच में लाएंगे तो वो होता है डेफिनेटली रिलेशन। बट एक से अधिक जब लाओगे तो वो हो जाता है कंबाइंड रिलेशन। जैसे कि यहां पर देखिएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ साइन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों मिलाकर। लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू, मतलब दो रिलेशंस एक साथ एग्जिस्ट होता है। दो रिलेशंस मतलब मोर देन वन रिलेशन, जब दो ऑब्जेक्ट के बीच, मेरे बात एक बार ध्यान से सुना, हम धीरे धीरे बोल रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट के बीच मोर देन वन रिलेशन, दो ऑब्जेक्ट के बीच मोर देन वन रिलेशन अगर एग्जिस्ट होती है तो वो रिलेशन होता है पॉसिबल रिलेशन। तो वो रिलेशन होता है पॉसिबल रिलेशन। यहां पर हम नोट डाउन कर देते हैं, आप लोग कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। क्या बोले, दो पॉइंट यहां पे नोट डाउन करिए, मोर देन वन रिलेशन, मोर देन वन रिलेशन दैट इज कॉल्ड, तब हम लोग बोलेंगे कि रिलेशन जो है वो पॉसिबल रिलेशंस कहा जाता है। हम एक बार इसे बोल के भी बता देंगे। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर वन रिलेशन, मोर देन वन रिलेशन दैट मीन्स पॉसिबल रिलेशंस, और दो ऑब्जेक्ट के बीच अगर वन रिलेशन एग्जिस्ट होता है तब यहाँ पर से हम लोग बोलेंगे डेफिनेट रिलेशन, डेफिनेट रिलेशंस। एग्जाम्पल दे देते हैं, ये हो गया डेफिनेट रिलेशन। ठीक, एग्जाम्पल लिखो यहाँ पर, एग्जाम्पल नोट डाउन कर लो, अलग कलर यूज कर रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पर a ग्रेटर देन इक्वल टू b, ये हो गया एग्जाम्पल, और वन रिलेशंस जैसे a ग्रेटर देन b। ठीक है, मोर देन वन रिलेशंस रहने से हम उसे क्या बोलेंगे कि पॉसिबल रिलेशन,
और अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच कोई एक रिलेशन से एग्जिस्ट हो रहा है तो वो हो गया डेफिनेट रिलेशन। जैसे यहाँ पर हम लोग जब आंसर निकाले ए और डी के बीच, ए और डी के बीच रिलेशन कितना आया, ए और डी के बीच एक रिलेशन आया, दैट मीन्स डेफिनेट। तो डेफिनेट को कैसे बोला जाता है और पॉसिबल को कैसे बोला जाता है, कैसे बोला जाता है उसके ऊपर जोर दीजिए, क्योंकि बोलने से सब कुछ है, ये सब कुछ होता है। इसको आप किस तरीके से खर्च कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करते आपका सब कुछ। इसके बदौलत ही पूरी दुनिया चलता है। सेम चीज अलग अलग तरीके से बोल रहे हो, दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है। तो किस तरीके से बोलो, भावना ही जो एक्सप्रेस होती है वो यहाँ से होता है। आपका जो भी सोच विचार, आपका जो भी विचार होता है, भावना होती है, वो यहाँ से निकल के आता है कि नहीं। जैसे देखो ए ग्रेटर देन डी, इसको अगर हम बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, ए बी से बड़ा ही होगा, जोर देके बोल रहे हैं, ए बी से बड़ा ही होगा, डिटर्मिनेशन के साथ बोल रहे हैं, ए बी से बड़ा ही होगा। क्यों? क्योंकि रिलेशन एक है, डेफिनेट है, होगा ही, ए बी से बड़ा ही होगा। कितना जोर से बोल रहे हैं। बट अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है तो हम इस तरीके से नहीं बोल पाएंगे। हम तब क्या बोलेंगे, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों रिलेशन अगर एक साथ है तो हम किस तरीके से बोलेंगे, तब बोलेंगे कि ए बी से बड़ा भी हो सकता है या तो बराबर भी हो सकता है। हो सकता है और होगा ही, दोनों में बहुत अंतर होता है। समझ में आ रहा है? सो ए ग्रेटर देन इक्वल टू, जब मोर देन वन रिलेशंस एग्जिस्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, तब हम लोग थोड़ा किंतु किंतु करके बोल रहे हैं। पॉसिबल, हो सकता है, हो सकता है, पॉसिबल। ए बी से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। और जब देखो ए ग्रेटर देन बी दिया हुआ तब क्या बोल रहे हैं, ए बी से बड़ा ही होगा। दोनों में बोलने में अंतर होता है। समझ में आ रहा है? कुछ क्लियर हुआ? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सेम फैमिली वाला रूल तो पता चल गया, ये चीज समझ में आ गया ना जो अभी एक्सप्लेन कर रहे थे, क्लियर हो गया। अब इधर आ जाओ, ए ग्रेटर देन डी, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हमें आंसर मिल गया कि ए डी से बड़ा ही होगा। स्टेटमेंट भी वही बोले, इसलिए ये बिल्कुल सही है। अगर वो बिल्कुल सही है तो हम इसे फॉलो भी बोल सकते हैं, लॉजिकली फॉलो भी बोल सकते हैं। अब ये आया क्रॉस, मतलब डेफिनेटली फॉल्स, क्योंकि ए डी से बड़ा ही होगा तो ए डी से छोटा तो कभी हो नहीं सकता। ये कंक्लूजन में जो पूछा गया है ये कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए ये बिल्कुल गलत है। तो जब बिल्कुल गलत होगी तब हम लोग आंसर यहाँ पर क्या क्या करेंगे, जब बिल्कुल गलत होगा तब हम लोग इसे डज नॉट फॉलो है। पहले तो ये डेफिनेटली फॉल्स है। डेफिनेटली फॉल्स का मतलब क्या है, इसे हम लोग डज नॉट फॉलो में कंसिडर कर सकते हैं, इसे हम लोग लॉजिकली डज नॉट फॉलो में भी कंसिडर कर सकते हैं, या तो इसे हम लोग डेफिनेटली डज नॉट फॉलो में भी कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर टू एवरीवन? यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? अब आगे बढ़े, नेक्स्ट कंक्लूजन। नेक्स्ट कंक्लूजन, ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी। तो रिलेशन हम किसके और किसके बीच देखेंगे, ए और सी के बीच। यहाँ पर देखो ए, यहाँ पर सी, ए और सी के बीच देखो। अगर हम चेक करने जाएंगे तो ए और सी के बीच क्या क्या साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। ध्यान से देखो, दो अलग अलग फैमिली मेंबर तो है नहीं, एक ही फैमिली मेंबर है। ए और सी के बीच दो साइन जो है वो एक ही फैमिली के मेंबर है और ग्रेटर देन इक्वल टू ही है। तो इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू ही मेरा आंसर होगा। तो ए और सी के बीच मेरा आंसर क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट मेरा आंसर होना चाहिए ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी, मतलब यही आंसर मेरा होना चाहिए। दैट मीन्स ये बिल्कुल सही है। बट देखो रिलेशंस कितने हैं, ये दो रिलेशंस हो सकते हैं और दोनों ही रिलेशन जब एक ही कंक्लूजन में एग्जिस्ट होगा तब हम लोग इसे डेफिनेटली ट्रू कर देंगे। क्लियर?
मतलब दो रिलेशंस एग्जिस्ट हो सकते, मोर देन वन रिलेशंस एग्जिस्ट बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच दो रिलेशन एग्जिस्ट हो सकते हैं, और दोनों ही रिलेशन अगर एक ही कंक्लूजन में दिया हुआ है तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट यही दो रिलेशन ए और सी के बीच एग्जिस्ट हो सकता है, और कंक्लूजन में भी वही लिखा हुआ है, इसलिए ये हो गया बिल्कुल सही। बट अभी देखो फोर्थ कंक्लूजन जो है ए लेस देन सी, इसका आंसर होगा बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि ए सी से बड़ा हो सकता है, ए और सी बराबर हो सकते हैं, बट कभी भी ए सी से छोटा नहीं हो सकता। ए और सी के बीच मोर देन वन रिलेशन एग्जिस्ट है, बट वो क्या है? वो ये है कि ए सी से बड़ा हो सकता है और ए और सी बराबर हो सकते, बट ए सी से कभी छोटा नहीं हो सकता। तो यहां पर जो कंक्लूजन पूछा गया ये बिल्कुल गलत है। क्लियर टू एवरीवन? यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखो फिफ्थ कंक्लूजन, ए ग्रेटर देन सी। अब यहां पर एक नया चीज हम लोग को सीखने को मिलेगा। ए ग्रेटर देन सी, ए ग्रेटर देन सी, ए और सी के बीच मुझे स्टेटमेंट से आंसर मिला है कि ए और सी के बीच ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ये मेरा आंसर है। जब यहां पर ए ग्रेटर देन सी देगा, ये एक ऐसा सिचुएशन है, आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ए सी से बड़ा ही होगा, आपसे ये पूछा गया, तो आप जवाब क्या दोगे? जवाब यही दोगे ना कि सिर्फ बड़ा ही होगा। ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि बराबर भी वो हो सकते हैं, तो बड़ा ही होगा इसे हम बिल्कुल सही तो नहीं कह सकते, बट प्रॉब्लम ये कि इसे तो हम गलत भी नहीं कह सकते। मतलब सिचुएशन कुछ ऐसा है कि हम पूरे तरीके से सही भी नहीं कह पा रहे और पूरे तरीके से इसे खोल के गलत भी नहीं बोल पा रहे। तो जब सिचुएशन ऐसा हो, हम बिल्कुल सही भी नहीं बोल पा रहे और बिल्कुल गलत भी नहीं बोल पा रहे, इसका मतलब हम कंफ्यूज्ड हैं। सिमिलरली यहां पर भी ए इक्वल टू सी, क्या ए और सी बराबर हैं? हम क्या बोलेंगे कि नहीं, बड़ा भी तो हो सकता है, मतलब ये गलत भी नहीं है और सही भी नहीं है। ठीक, इसलिए कंफ्यूज्ड है। बट ये दोनों का पहला आंसर जो है, बात ध्यान से सुनो, इसका पहला जो आंसर है वो डाउटफुल ही होगा। ए ग्रेटर देन सी का आंसर भी डाउटफुल होगा और ए इक्वल टू सी का आंसर भी डाउटफुल होगा। और आप लोगों का कंफ्यूजन का एरिया पहला ये होता है कि सर अगर आंसर डाउटफुल है तो आंसर क्या करे। इसका जवाब हम ऑलरेडी आप लोगों को दे चुके, फिर भी आप लोग के अंदर ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि सर डाउटफुल क्रिएट होगा तो आंसर क्या करेंगे। डाउटफुल क्रिएट होगा तो पहले ही समझ लो कि इसका आंसर आप डज नॉट फॉलो में, या तो डज नॉट फॉलो, या तो आप इसे लॉजिकली डज नॉट फॉलो में कंसिडर तो वैसे भी कर सकते हो। लॉजिकली डज नॉट फॉलो में कंसिडर तो आप ऐसे भी कर सकते हो इसे, ये तो बेसिक है इसका। बट इसको छोड़कर भी और एक वैलिड आंसर यहां पर होता है, जो इसके लिए होगा वो ये है, ये दोनों कंसिडर किया जाता है, ठीक है। बट इस सिचुएशन में सिंगल का आंसर करोगे तो यही होता है, बट दोनों को मिलाकर हम लोग आंसर करेंगे, मतलब फिफ्थ और सिक्स्थ को मिलाकर हम लोग आंसर करेंगे आइदर 5 और 6 फॉलो, आइदर और, ये चीजें हम लोग सीखेंगे इसके बाद। आइदर और मतलब दोनों को मिलाकर हम जवाब यही बोलेंगे ना, डेफिनेट तो नहीं बोल पाएंगे कि ये बिल्कुल सही है बिल्कुल गलत है, बट दोनों को मिलाकर हम ये तो जरूर कह पाएंगे कि या तो 5 वाला सही है या तो 6 वाला सही है। ये आइदर और वाला कंसेप्ट हम लोग को सीखना है। आंसर तो यही करेंगे वो तो समझ में आया, क्योंकि आंसर हम लोग अपने भावनाओं से करते हैं। आंसर अगर हम देंगे तो हम बोलेंगे ही ना कि या तो 5 वाला सही है या तो 6 वाला सही, क्योंकि दोनों ही रिलेशन स्टेटमेंट पर दिया हुआ है। तो या तो 5 या तो 6,
सही है। क्लियर। अब हम लोग सीखेंगे कि आइदर और क्यों किए, इसके पीछे रीज़न क्या था, क्या रूल्स वगैरह होती है, ये सब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे सीखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़ता। आई थिंक इस स्लाइड में जो भी चीज़ हम एक्सप्लेन किया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर। अच्छे से एक बार देखो, सब समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो हम हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ें नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो चलिए आइदर और को समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जो अभी जो स्लाइड डिस्कशन हो रही है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे से इसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। देखो यहाँ पर हम 3 रूल लिखे हैं। रूल इंपॉर्टेंट नहीं होता है, रूल बाद में आता है, पहले कंसेप्ट आता है। कंसेप्ट अगर आप समझ गए, क्योंकि सिचुएशंस बहुत सारे हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर रूल्स की वजह से आइदर नहीं होता है। कभी आप रूल फॉलो करोगे तो हो सकता है कि वहाँ पर सिचुएशंस कुछ और था, उसके वजह से आइदर हो रहा है। तो कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। कंसेप्ट का पहले समझो, उसके बाद रूल्स को बाद में जस्टिफाई कर लेना। ठीक है। तो पहले बात तो ये है कि हम आइदर और कब करते हैं। अभी जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे थे उसमें देखिएगा कि स्टेटमेंट था ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी और ग्रेटर देन इक्वल टू सी। स्टेटमेंट में ये था और कंक्लूजन्स लिया गया था। फर्स्ट कंक्लूजन था आपका ए ग्रेटर देन सी और सेकंड कंक्लूजन था आपका ए इक्वल टू सी। जब हम लोग आंसर किए तब आंसर में ये था, सबसे पहले आंसर में ये आया था डाउटफुल और ये भी आया था डाउटफुल, बट दोनों को मिलाकर हम बोले कि इसका आंसर होगा आइदर और। तो पहले ये समझने की कोशिश करिए कि आइदर और मतलब यहाँ पर अगर आंसर करेंगे तो इसे ऐसे आंसर दिया जाता है कि आइदर 1 और 2 फॉलो। बट मेरा कहना ये कि आइदर और कब करते, क्यों करते, इसका जवाब हम आइदर और क्यों बोले। पहला पॉइंट जो होता है, सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि आइदर और हम लोग तब करते हैं जब हम लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं, या तो ये या तो वो। ये वर्ड हम लोग तब यूज करेंगे जब हम लोग कंफ्यूजन में रहेंगे। जब कंफ्यूज्ड रहते हैं तब ये सब वर्ड हम लोग यूज करते हैं। अगर मेरे पास आंसर डेफिनेट है तो कभी भी हम आइदर नहीं कहेंगे, ए सी से बड़ा ही होगा। अगर इस टाइप की इंफॉर्मेशन मेरे पास है, मतलब मेरे पास अगर डेफिनेट आंसर होगा, चाहे वो डेफिनेटली फॉल्स हो या डेफिनेटली ट्रू हो। बात समझो, मेरे पास अगर डेफिनेट आंसर होगा, मेरे पास डेफिनेट आंसर का मतलब है डेफिनेट आंसर 2 है। डेफिनेट अगर आंसर होगा मेरे पास तो डेफिनेट चीज़ 2 है। अगर मेरे पास डेफिनेटली ट्रू होगा तो भी नहीं चलेगा और डेफिनेटली फॉल्स होगा तो भी नहीं चलेगा। अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन डेफिनेटली ट्रू है या डेफिनेटली फॉल्स है तो वो आइदर नहीं होगा। कंक्लूजन्स का आंसर डेफिनेटली ट्रू या तो डेफिनेटली फॉल्स नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए ना, डाउटफुल सिचुएशन पे होना चाहिए। पहला क्राइटेरिया है, क्योंकि डाउट में नहीं रहेंगे तो हम कभी भी आगे जाकर आइदर और नहीं कहेंगे। जैसे मान लो 2 स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट्स के बीच आप किसी भी पैरामीटर को लेकर डिस्कशन करने जा रहे हो, ठीक है, कंपेरिजन करने जा रहे हो। तो कंपेरिजन करने के लिए जो कंपेरिजन क्रिएट कर सकते हैं ऐसे पैरामीटर हमको लेना होगा। जैसे मान लो एज एक ऐसे पैरामीटर है जहां पर आप 2 ऑब्जेक्ट को लेकर आप कंपेरिजन कर सकते हो। पैरामीटर एज हो सकता है। अब देखिए 2 स्टूडेंट्स को लेकर अगर आप एज को लेकर कंपेरिजन करने जा रहे हो और दोनों के बीच एज क्या है, दोनों का एज क्या है, अगर आपको पता नहीं होगा तभी आप ये कहोगे ना कि या तो राम बड़ा है या तो श्याम बड़ा है। मतलब या तो राम या तो श्याम, ये आप तब बोलोगे जब आपके पास डेफिनेट आंसर नहीं होगा, जब आपके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं होगा कि राम और श्याम का एज क्या है। आप आइदर और तब लगाते हो। बात समझ में आ रही है। बट अगर आपके पास इंफॉर्मेशन होगा तो आप कभी भी आइदर नहीं लगाओगे। आपको अगर पता है कि राम का एज है 23 और श्याम का एज है 25, ये पता होते हुए भी क्या आप यही कहोगे कि या तो राम बड़ा है या तो श्याम बड़ा है? अगर आपको पता ही है दोनों का एज, उसके बाद आप आइदर नहीं लगा सकते। क्लियर।
तो इसका मतलब पहला कंडीशन क्या हुआ कि हम लोग आइदर कब करते, जब हम लोग कंफ्यूजन में रहते। अगर मेरे पास डेफिनेटली ट्रू या तो डेफिनेटली फॉल्स आंसर है तो हम लोग कभी भी आइदर नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आइदर वन और टू, आइदर वन और टू, कितने कंक्लूजन्स की जरूरत है? आइदर और ये आंसर करने के लिए मिनिमम 2 कंक्लूजन्स की जरूरत है। देखो, आइदर वन और टू फॉलो, कितना कंक्लूजन चाहिए? मिनिमम 2। हम मिनिमम 2 इसलिए लिखें क्योंकि 2 से अधिक कंक्लूजन्स लेकर भी आइदर और हो सकते हैं। आप लोग के मन में बहुत कुछ चल रहा है कि सर क्या बोले, ये समझ में नहीं आ रहा है। मिनिमम 2 या तो 2 से अधिक, हम इसलिए बोले, इसके पीछे रीजन नहीं है कि 2 से अधिक भी तो रिलेशंस एग्जिस्ट हो सकते हैं 2 ऑब्जेक्ट के बीच। नहीं हो सकता? इस चैप्टर में ही तो 3 रिलेशन है। मैक्सिमम 2 ऑब्जेक्ट के बीच आप कितना रिलेशन एग्जिस्ट कर सकते हो? इस चैप्टर में कितने रिलेशन है? यहां पर 3 रिलेशंस हैं। 3 रिलेशंस एग्जिस्ट हो सकते हैं 2 ऑब्जेक्ट के बीच। ग्रेटर देन भी एग्जिस्ट हो सकता है, लेस देन भी एग्जिस्ट हो सकता है, और इक्वल टू भी तो एग्जिस्ट हो सकता है। जैसे अभी जो बोल रहे थे, 2 स्टूडेंट्स के बीच, राम और श्याम के बीच, अगर आप एज को लेकर कंपेरिजन करने जाओगे तो मैक्सिमम मेरे बात ध्यान से सुनो, मैक्सिमम कितने रिलेशंस आप राम और श्याम के बीच ला सकते हो? कितना? 3। या तो राम बड़ा होगा श्याम से, या तो श्याम बड़ा होगा राम से, या तो राम और श्याम दोनों बराबर होंगे। मतलब मैक्सिमम पॉसिबल रिलेशंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स। मैक्सिमम पॉसिबल रिलेशंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स इन इक्वलिटी कितना हो सकता है? 3। ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन हो सकता है, और बराबर हो सकता है। ठीक, ये 3 रिलेशंस हो सकते हैं। इसलिए हम यहां पर मिनिमम 2 कंक्लूजन्स की बात किए। मतलब 2 से अधिक कंक्लूजन्स भी मिलकर आइदर और क्रिएट कर सकते हैं। एक्चुअल में एक सेंटेंस में अगर बोलना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे? ध्यान से सुनो, यही एक्चुअल में आइदर और का कॉन्सेप्ट है। आइदर और हम लोग कब करते हैं? जब 2 ऑब्जेक्ट के बीच जितना पॉसिबल रिलेशंस एग्जिस्ट हो सकते हैं। एक बार फिर से, 2 ऑब्जेक्ट के बीच जितना ही पॉसिबल रिलेशंस एग्जिस्ट हो सकते हैं, उतना ही, मतलब सारे के सारे पॉसिबल रिलेशंस अगर कंक्लूजन पर अगर प्रेजेंट होता है इंडिविजुअली, तो सबको मिलाकर होता है आइदर। मतलब जितना रिलेशंस 2 ऑब्जेक्ट के बीच एग्जिस्ट हो सकते हैं, सारे के सारे पॉसिबल रिलेशंस आपके कंक्लूजन पर भी प्रेजेंट होना चाहिए, वो भी ऑब्जेक्ट के साथ। मतलब ऑब्जेक्ट को भी प्रेजेंट होना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट के बीच जितना ही पॉसिबल रिलेशंस है, सारे पॉसिबल रिलेशंस को भी प्रेजेंट होना पड़ेगा। अब क्लियर हुआ? अब पॉसिबल रिलेशंस के बारे में भी तो आप लोगों को पता चल गया। पॉसिबल रिलेशंस का मतलब क्या था? मोर देन 1 रिलेशन। तो मोर देन 1 रिलेशंस अगर 2 ऑब्जेक्ट के बीच एग्जिस्ट हो सकता है, अगर एग्जिस्ट है, जैसे मोर देन 1 रिलेशन एग्जिस्ट का मतलब क्या? 2 रिलेशन भी एग्जिस्ट हो सकता है, या तो 3 रिलेशन भी मैक्सिमम एग्जिस्ट हो सकता है। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर ए और सी के बीच कितना रिलेशन एग्जिस्ट था? अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट 2 रिलेशन एग्जिस्ट था, 3 रिलेशन था नहीं। यहां पर ए और सी के बीच कितना रिलेशन एग्जिस्ट था? 2। ए सी से बड़ा हो सकता है, या तो बराबर हो सकता है, कभी छोटा नहीं हो सकता। तो छोटा नहीं हो सकता, वो तो स्टेटमेंट पे ही बता दिए। तो ए और सी के बीच रिलेशंस कितना एग्जिस्ट हो सकते हैं? 2। तो जब 2 रिलेशन एग्जिस्ट हो सकता है तब पॉसिबल। तो ए और सी के बीच पॉसिबल रिलेशंस कितना एग्जिस्ट हो सकता है? 2। तो हम जो बोले उसको एक बार यहां पर बैठा दो। 2 रिलेशंस ए और सी के बीच अगर एग्जिस्ट हो सकता है, तो कंक्लूजन पर ऑब्जेक्ट को भी प्रेजेंट होना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट के बीच जितना पॉसिबल रिलेशंस एग्जिस्ट हो सकता है,
सारे के सारे रिलेशंस को भी आपको कंक्लूजन पे प्रेजेंट होना पड़ेगा, तभी हम लोग आइदर और कर सकते, अदरवाइज नहीं कर सकते। और यहां पर ये फुलफिल हुआ है, इसीलिए हम लोग आइदर और कर पाए, अदरवाइज नहीं कर पाते। जैसे ए और सी, ए और सी रिलेशन था ए और सी के बीच, तो ए और सी प्रेजेंट है, मोर देन वन कंक्लूजन पे प्रेजेंट है। और ए और सी के बीच पॉसिबल रिलेशंस कितना था, दो पॉसिबल रिलेशन था, दो, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन भी प्रेजेंट है और इक्वल टू भी प्रेजेंट है। तो मतलब ऑब्जेक्ट जिनके और जिनके बीच रिलेशन है वो भी प्रेजेंट है, और जो जो रिलेशन प्रेजेंट है वो भी यहाँ पर कंक्लूजन पर प्रेजेंट है। तभी हम दोनों को मिलाकर आइदर और बोल पा रहे हैं कि या तो ए सी से बड़ा होगा या तो ए और सी बराबर होगा। ये दोनों को मिलाकर हम आइदर और बोल पाएंगे। अगर ये दोनों अगर नहीं होता तो हम आंसर आइदर और नहीं दे पाते। हम लोग यहाँ पर आंसर नहीं दे पाते। जैसे मान लो यहाँ पर कंक्लूजन अगर इस तरीके से रहता, आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा धीरे धीरे। देखो मान लो यहाँ पर स्टेटमेंट यही दिया हुआ है और कंक्लूजन पे दिया हुआ ए ग्रेटर देन सी, और दूसरे कंक्लूजन पे दिया हुआ है ए लेस देन सी। ए लेस देन सी आंसर क्या होगा, देखो जो नॉर्मल आंसर वो पहले निकालो, बाद में फॉलो लॉजिकली फॉलो करना है। यहां पर इसका आंसर क्या करोगे बताओ, डाउटफुल करोगे ना, यहां पर डाउटफुल करोगे, बट इसका आंसर क्या करोगे बताओ, बिल्कुल गलत। ठीक, तो एक आया डाउटफुल, एक आया बिल्कुल गलत, ये दोनों को मिलाकर आइदर और क्या बोल पाओगे, सोच के बताओ, बोल पाओगे, नहीं बोल पाओगे। या तो वन फॉलो है या तो टू फॉलो होगा, टू फॉलो होगा, ये बोल पाओगे आप, नहीं बोल पाओगे, क्योंकि दूसरा कंक्लूजन क्या है, बिल्कुल गलत है, वो कभी हो ही नहीं सकता, तो कैसे बोल दोगे कि हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो यहां पर क्या आंसर होगा, यहां पर आंसर होगा ये भी डज नॉट, अब देखो अब इसे डज नॉट फॉलो ही कंसिडर करेंगे तब, तो ये डज नॉट फॉलो, ये तो डज नॉट फॉलो ही है। तो यहां पर जो बैंकिंग के 5 ऑप्शंस होते हैं, ओनली वन फॉलो, ये नहीं होगा, ओनली टू फॉलो, ये भी नहीं होगा, आइदर वन और टू फॉलो, वो भी नहीं होगा, बोथ वन एंड टू फॉलो, वो भी नहीं होगा। तो होगा क्या, नाइदर नॉर, नाइदर वन नॉर टू फॉलो। समझ में आ रहा है बात। और एक एग्जांपल देते हैं, ये एग्जांपल 1 था, ये एग्जांपल 2 है, और एक एग्जांपल देते हैं। मान लो फर्स्ट कंक्लूजन में लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन सी, ठीक है, और एक में ए ग्रेटर देन सी नहीं देंगे, यहां पर इसको इस तरीके से कर दो, यहां पर ए लेस देन सी कर दो, तब सही रहेगा, ए लेस देन सी, ठीक है, और दूसरे में ए इक्वल टू सी लिखो, दूसरे में ए इक्वल टू सी लिख रहे हैं, ए इक्वल टू सी। तो देखो इसमें आंसर क्या करेंगे, ये हो जाएगा बिल्कुल गलत अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, और ये हो जाएगा डाउटफुल। तो इसका भी आंसर क्या होगा, नाइदर नॉर, इसका भी आंसर हो जाएगा नाइदर नॉर। क्लियर हो रहा है। अगर मान लो यहाँ पर 3 कंक्लूजन देता, 1 2 एंड 3, मतलब तीनों ही कंक्लूजन दे दिए, ए ग्रेटर देन सी, ए लेस देन सी और ए इक्वल टू सी, ये तीनों कंक्लूजन मान लो दिया हुआ है। इसका आंसर क्या होगा, देखो ये मैनुअल आंसर होगा, वो 2 कंक्लूजन वाला आंसर तो नहीं होगा। यहाँ पर इसका आंसर होगा डाउटफुल, इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल गलत, इसका आंसर हो जाएगा डाउटफुल। ठीक, अब इसका जवाब दोगे क्या, अगर फॉलो में जवाब देना होता तो ये भी एक वैलिड ऑप्शन होता है कि आइदर 1 और 3 फॉलो, ये हो जाएगा आपका आंसर, 1 और 3, आइदर 1 और 3 फॉलो, ये हो जाएगा आपका आंसर। आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब रूल जज कर लो, कंसेप्ट क्लियर हो गया, अब रूल जज कर लो। क्या बोले थे, बोथ द कंक्लूजन्स, 2 कंक्लूजन तो ऐसे भी चाहिए, 2 या तो 2 से अधिक, तो यहाँ पर 2 कंक्लूजन चाहिए। नॉर्मल केसेस में आइदर और या तो ग्रेटर देन इक्वल टू की वजह से होता है या तो लेस देन की वजह से होता है, लेस देन इक्वल टू की वजह से होता है, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू की वजह से होता है या तो लेस देन इक्वल टू की वजह से होता है। तो यहाँ पर बोथ द कंक्लूजन शुड बी इन डाउटफुल सिचुएशंस, पहला कंडीशन क्या था, दोनों को डाउटफुल होना पड़ेगा। मतलब एक अगर कोई भी 2 कंक्लूजन्स मिलाकर तो आइदर और होता है, दोनों में से कोई भी एक भी अगर सही या तो गलत होता है तो आगे जाकर आइदर और नहीं होगा।
किसी का आंसर डेफिनेट नहीं होना चाहिए। पहला कंडीशन है कि दोनों को डाउटफुल होना पड़ेगा, पहली कंडीशन। दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट शुड बी सेम फॉर टू कंक्लूजन। अभी तो बोले ऑब्जेक्ट शुड बी सेम, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, दो ऑब्जेक्ट दोनों में सेम होना चाहिए। यहाँ पर भी ए और सी है, यहाँ पर भी ए और सी है, तो दोनों सेम होना चाहिए। तीसरा क्या है कि दोनों में से कोई एक कंक्लूजन में से एक इक्वल टू साइन प्रेजेंट होना चाहिए। वन इक्वल साइन शुड बी प्रेजेंट इन वन कंक्लूजन। दो कंक्लूजन्स मिलाकर होता है ना इधर, तो दोनों में से कोई एक कंक्लूजन में एक इक्वल टू साइन प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ये तीन रूल ही अगर फॉलो करते तभी चाहकर हम आइदर और कह सकते हैं, और ये सेम फैमिली के लिए था। क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। बस और एक टॉपिक जो यहाँ पर हम लोग पढ़ाई किए उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आगे जाकर कितने पॉसिबल, जैसे स्लाइड तो आप देख ही लिए, ऑल पॉसिबल आंसर्स, कितने टाइप के आंसर्स हो सकते हैं, मतलब दो कंक्लूजन पे। आप लोगों का कन्फ्यूजन कहाँ पर होता है पता है? आप लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि ये आइदर और वाला सिचुएशन पे, आइदर वाला भी समझ में आ गया, बट आंसर आप लोगों का क्लियर नहीं हुआ। हम तो दो एग्जाम्पल आप लोगों को दिए थोड़ा सा समझाने के लिए, बट फिर भी आप लोगों का क्लियर नहीं होगा। थोड़ा सा यहाँ पर भी कन्फ्यूजन आप लोगों का रह जाता है। ये हम देखे हैं, जब ऑफलाइन पे पढ़ाते थे तब हम ये चीज़ नोटिस किए, ये चीज़ बाद में हम लोग के पास, मेरे पास आता था ये क्वेरीज। तो यहाँ पर हम चाहते कि क्वेरी पहले क्लियर हो जाए। तो कितने पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं? सर यहाँ पर डाउटफुल होगा, ये सही होगा तो आंसर क्या करेंगे? ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले दो चीज़ आप लोगों को नोट डाउन कर लेते हैं। आप लोग पहले नोट डाउन कर लीजिए, पहले यहाँ पर नोट डाउन करवा देते कि स्टैंडर्ड बैंकिंग ऑप्शन, स्टैंडर्ड जो बैंकिंग के ऑप्शंस होते वो पहले नोट डाउन कर लीजिए। स्टैंडर्ड बैंकिंग के जो ऑप्शंस होते हैं, और ये ऑप्शंस होता है दो कंक्लूजन्स के बेसिस पर। दो कंक्लूजन्स अगर है तो यहाँ पर 5 ऑप्शंस बैंकिंग में जो दिया जाता है उसमें से पहला वाला है ओनली वन फॉलो। दूसरा ऑप्शन होता है ओनली टू फॉलो। तीसरा ऑप्शन होता है, आप लोग भी कॉपी पे नोट डाउन करिए, ये सब हम यहाँ पर जो भी एक्सप्लेन कर रहे हैं सारा चीज़ कॉपी पे नोट डाउन करिए, तो एक नोट्स की तरह बन जाएगा। ठीक है, नोट्स की तरह बना लो। बाद में कभी भी अगर कुछ दिन अगर दिक्कत भी हो गया तो भी एक बार देख के आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो नोट्स की तरह बना लो, नाइदर वन और नॉर, सॉरी और नहीं हो गया यहाँ पर, नाइदर वन नॉर टू फॉलो, मतलब एक भी नहीं और दूसरा भी नहीं, कोई फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, नाइदर वन नॉर टू फॉलो। और लास्ट ऑप्शन होता है बोथ वन एंड टू फॉलो, बोथ वन और टू फॉलो। ठीक है, एक चीज़ अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो चीज़ आप लोग नहीं सीखे हो, बट फिर भी जितने पॉसिबिलिटीज़ आ सकते हैं आंसर में वो हम यहाँ पर आप लोगों को नोट डाउन करवा देते। देखो, पहला केस 1, अगर ये डाउटफुल है, फर्स्ट कंक्लूजन का आंसर अगर डाउटफुल है और इसका आंसर अगर गलत है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? नाइदर नॉर। दूसरा केसेस, हम ये 1 2 3 बाद में दूसरे कलर से लिख देंगे। दूसरे केसेस में मान लो ये बिल्कुल गलत आया, ये डाउटफुल आया, आंसर क्या करेंगे? नाइदर नॉर। मान लो यहाँ पर तीसरा केस जो है, तीसरा केसेस में फर्स्ट वाला मान लो सही है, सेकंड वाला भी सही है, फर्स्ट वाला भी सही आ रहा है और सेकंड वाला का भी आंसर सही है, तो आंसर होगा आपका बोथ वन एंड टू फॉलो। क्लियर? बोथ वन एंड टू फॉलो, अगर दोनों ही सही है तो बोथ वन एंड टू फॉलो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन, अगर मान लो यहाँ पर फर्स्ट वाला आंसर जो है वो सही आ रहा है, दूसरा वाला गलत आ रहा है, आंसर क्या करोगे? आप लोग कर रहे हो सही, ओनली वन फॉलो। वेरी गुड। चलिए
यहाँ पर मान लो फर्स्ट वाला केस जो है वो आ रहा है गलत, और मतलब बिल्कुल गलत, और दूसरा वाला आ रहा है सही। तो यहाँ पर आंसर क्या करेंगे, ओनली टू फॉलो। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना आप लोगों का, सब समझ गए कहाँ पर क्या आंसर करनी है। अब देखो और केसेस हैं। यहाँ पर मान लो ये आ रहा सही, ये आ रहा है डाउटफुल। डाउटफुल लेकर जो भी टेंशन है आप लोगों का डाउटफुल को लेकर, इसमें क्या आंसर होगा, ओनली वन फॉलो। फॉलो है तो दूसरी चीज़ को इंपॉर्टेंस देने की आवश्यकता नहीं। यहाँ 5 ऑप्शंस में से ओनली वन फॉलो तब आंसर होगा। मान लो यहाँ पर ये आ रहा है सही और ये आ रहा है डाउटफुल, तो ऑब्वियसली आंसर होगा ओनली टू फॉलो। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब देखो यहाँ पर अगर आंसर है, अब डाउट क्रिएट होगा आप लोगों का, ये डाउटफुल है और ये भी डाउटफुल है। बाकी सब तो आई थिंक हो ही चुका है, सारे केसेस हम कर चुके हैं, है कि नहीं। अब दोनों गलत वाला भी कर लो। दोनों गलत वाला क्या होगा, नाइदर नॉर ही होगा। ये दोनों डाउटफुल वाला बाद में समझाते हैं। मान लो यहाँ पर फर्स्ट वाला भी बिल्कुल गलत और सेकंड वाला भी बिल्कुल गलत, तो आंसर क्या होगा, नाइदर नॉर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, नाइदर नॉर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो सारे केसेस आ चुका है, 2 कंक्लूजन्स मिलाकर जितने भी केसेस आ सकते हैं हम सब नोट डाउन कर दिए। अब देखो पॉइंट ये है कि दोनों डाउटफुल, प्रॉब्लम एरिया आप लोगों का यहाँ पर है। दोनों जब डाउटफुल आ जाता है आप लोग तुरंत में उसका आंसर कर देते हो आइदर और। दोनों डाउटफुल आया नहीं, तुरंत उसका आंसर कर देते हो आप लोग आइदर और। यहां पर आप लोग गलती करते हो। देखो दोनों डाउटफुल होने का मतलब ही आइदर नहीं है, सिर्फ दोनों डाउटफुल होने से आइदर नहीं होता है। दोनों डाउटफुल होना चाहिए, ये आइदर का एक रूल है। ये 3 रूल में से एक रूल ये है, बट इस एक रूल की वजह से आप उसे आइदर नहीं कर सकते हो। उसको आगे जाकर भी बाकी रूल्स भी तो फॉलो करने हैं। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो दोनों डाउटफुल होने से आप लोग उसे आइदर तो मत करिए। क्लियर, दोनों डाउटफुल होने से वो, अगर दोनों डाउटफुल के बाद अगर और भी रूल्स जो है वो अगर फॉलो करते हैं तो उसे आइदर और करना है, और अगर बाकी रूल वो फॉलो नहीं करते तो आंसर करना है नाइदर। मतलब ये चीज़ें बस आप लोग को रोकनी है। हम बार बार ये चीज़ बता रहे हैं, इसके पीछे रीजन है कि आपको लोग यहाँ पर ही आग लगाते हो। 2 डाउटफुल देखे नहीं तुरंत में आइदर कर देते, ये चीज़ें आप लोगों को नहीं करनी है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। 2 डाउटफुल होने से आइदर नहीं होता है, दोनों डाउटफुल होने के बाद भी और भी रूल्स है उसे फॉलो करने होते हैं। अगर वो फॉलो करते तब जाकर आइदर होगा, अदरवाइज नाइदर नॉर। क्लियर टू एवरीवन। तो इसे अच्छे से एकदम जिस तरीके से किए हैं, ये फर्स्ट केस है। अब देखो इससे बाहर का केसेस तो आपके पास आएगा नहीं, तो जितने भी केसेस हैं हम सब तो नोट डाउन कर दिए। अब रोमन पे यहाँ पे नहीं लिखेंगे, सब तो नोट डाउन कर दिए। तो यही सब केसेस अगर आएगा तो आई थिंक आपको आंसर देते समय दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हो गया सेकंड केसेस, ये हो गया थर्ड केसेस, फोर्थ केसेस, फिफ्थ केसेस, इसे ये हो गया सिक्स्थ केस, ये हो गया सेवेंथ। ठीक, कुछ भी करो, वो भी 7 करो, ये भी 8 कर दो। हम जिस तरीके से नंबरिंग कर रहे हैं उस तरीके से कर दो। ये 8 और ये सबसे डेंजरस केसेस है, ये हो गया 9th। सबसे इंपॉर्टेंट केसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क दे दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस ये वाला
आप लोग गलती इस जगह पर करते हो और नहीं करनी है। बस हम तो बता दें कि यहाँ पर आप लोग गलती होता है, तो यहाँ पर गलती नहीं करनी है। अगर 2 डाउटफुल आ रहा है तो वो आगे जाकर आइदर और भी हो सकते हैं, नाइदर नॉर भी हो सकते हैं। क्लियर? तो कोई कन्फ्यूजन्स नहीं है, यहाँ तक सब समझ में आ गया और आगे नहीं बढ़ेंगे। यहाँ तक ही बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, यहाँ तक मुझे पढ़ाना था। ये सेकेंड पार्ट यहीं तक ही रहने देते हैं, ठीक है। आगे और भी एक दो पार्ट क्या, और भी 3-4 पार्ट लग सकते हैं, ठीक है। मतलब थ्योरी नॉर्मल इनइक्वालिटी का हो जाएगा एक पार्ट में ही, बट उसके बाद भी एक पार्ट में नॉर्मल इनइक्वालिटी प्लस कुछ क्वेश्चंस, बट उसके बाद भी कोडेड इनइक्वालिटी पढ़ना है, तो उसके लिए भी 2 क्लासेस हम लोग को चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम 2 या 4 सेशन हम लोग का लगेगा पूरा इनइक्वालिटी को कंप्लीट करने में, ठीक है। तो फॉलो करते रहिए और इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत कंसंट्रेशन दे के आप लोग वीडियो देख रहे हो, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो है तो कंसंट्रेशन दे के आप लोग देख रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। तो थ्योरी वाला जो भी पार्ट होता है उसमें कहीं पर भी कोई भी स्किप नहीं करनी है, पूरा एकदम अच्छे से देखोगे तभी जाकर समझ में आएगा, ठीक है ना। क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते बहुत कुछ चीज़ें बोला होता है, बहुत कुछ चीज़ें हम बोलते हैं, तो उस चीज़ों को भी सुनना होता है, क्योंकि वो भी रेलिवेंट होता है। अगर इरेलीवेंट भी होगा तो भी सुनना होगा, है कि नहीं, बट रेलिवेंट होता है तो उसे समझने के लिए आपको सुनना होगा। तो वीडियो को एकदम अच्छे से देखो, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अच्छे से रहो, अच्छे से पढ़ाई करो और आगे बढ़ो और क्लार्क का फॉर्म फिल स्टार्ट कर दो, ठीक है। या तो अगर आप वीडियो के बाद करना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी समय होगा, समय रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट ध्यान से, ठीक है। तो अच्छे से रहिए, पढ़ाई करिए और क्या, जो काम है वो करिए। थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए, है कि नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।